नमस्कार दोस्तों, मैं के मोहन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल IAS विद हरिमोहन पर। आज हम एक ऐतिहासिक लड़ाई जो हमारे हिंदुस्तान के द्वारा चीन से लड़ी गई थी, जिसके अंदर चीन की जबरदस्ती घुसपैठ की नीति के खिलाफ भारत ने जवाब देने का प्रयास किया था, पूरी ताकत लगाई थी। वो बात अलग है कि भारत की इस लड़ाई के अंदर बुरी तरीके से हार हुई थी, लेकिन फिर भी ये एक उसके जीवन का सबसे बड़ा भारत को लेसन मिला, जिसके अंदर भारत ने इस लड़ाई के बाद में जो ये लड़ाई हमारी जो लड़ी गई थी, इस लड़ाई के बाद में एक लंबे अरसे के अंदर अपने आप में इतना बदलाव कर लिया और उसके बाद से कभी दोबारा चाइना पर भरोसा नहीं किया। तो आज हम उस वीडियो के अंदर उन सभी चीजों को डिस्कस करेंगे। इस पॉइंट के अंदर हमारी जो इस वॉर के अंदर है, हम कुछ मेजर पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट डिस्कस किया जाएगा भारत और चाइना के रिलेशन बिफोर वॉर। आफ्टर वॉर तो हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे, लेकिन बिफोर वॉर को हम डिस्कस करेंगे। दोनों के बीच में डिस्प्यूट के रीजन क्या थे, लड़ाई किस बात पर छिड़ी थी, लड़ाई के बाद में इंडिया की हार के क्या कारण थे, इंपैक्ट क्या पड़ा भारत पर, लड़ाई खत्म कैसे हुई और लड़ाई खत्म होने के बाद भारत सरकार की क्या क्या पॉलिसीज रही कि आज के दिन क्यों चाइना अपनी ताकत के दम पर भारत में घुसने की कोशिश नहीं कर पा रहा है, क्यों चाइना अपने आप में इतना ताकतवर होकर भी हिंदुस्तान से उस तरीके की बात या उस तरीके की टोन में बात नहीं कर पा रहा है जिस तरीके से किसी जमाने में किया करता था। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो के अंदर। हमारा जो YouTube चैनल है IAS विद हरिमोहन, इसको सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, ताकि आपको YouTube की लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें और पुरानी वॉर से रिलेट, करंट अफेयर से रिलेट सारी की सारी बायोग्राफीज आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। यूपीएससी एग्जाम और स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। इसीलिए कोई भी डाउट हो, पेनड्राइव सिलेबस चाहिए हो या फिर हमें ज्वाइन करना हो, तो आप इन गिवन नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की गाइडेंस के लिए वी आर रेडी टू हेल्प यू। आगे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली शुरुआत यहां पर भारत का और चीन का बॉर्डर शेयरिंग देख लीजिए। ये सबसे पहली चीज याद रखिएगा, ये जो बॉर्डर शेयरिंग है ये आज से शुरू नहीं हुआ है। ये बॉर्डर शेयरिंग उस समय से था जिस समय में भारत नहीं था और चीन नहीं था। मतलब कहने का कि ये उस समय से था जिस समय में शायद ये आपस में इकट्ठे जुड़े होंगे। तो ये एक सिर्फ धरती का टुकड़ा था, बाद में आकर लोगों ने बॉर्डर बनाने शुरू कर दिए। तो इस परिस्थिति में आज तक ऐसा कोई भी लिंक नहीं है कि भाई पहले से ही ये था या पहले से वो था, ऐसा नहीं था। लेकिन हम बात करने वाले हैं आजादी के समय और उसके बाद की। तो यहां पर ये जो बॉर्डर देख रहे हैं, ये हमारा प्यारा भारत है, ये चीन है। और ये चीन ने जो उस समय के अंदर जो तिब्बत पर कंट्रोल किया था, उस समय में जब ये कंट्रोल नहीं था तो उस समय में ये एक बफर स्टेट का काम करता था। बफर स्टेट का मतलब होता है दो देशों के बीच में गैप का काम करता था। तो किसी भी प्रकार का भारत से 47 से पहले, 1947 से पहले या 1950 से पहले कोई डिस्प्यूट था ही नहीं। चीन का भारत से कोई डिस्प्यूट नहीं था। अब डिस्प्यूट नहीं था तो चीन ने, जाहिर सी बात है, डिस्प्यूट क्रिएट नहीं किया। चीन ने क्या किया, तिब्बत को जीत लिया। अब तिब्बत को जीता तो तिब्बत को जैसे ही जीता तो ये वाला हिस्सा जो है, जिसे आज हम अरुणाचल प्रदेश कहते हैं, ये वाला हिस्सा जो था ये तिब्बत के कंट्रोल में किसी जमाने में आता था। अब क्या हुआ कि चाइना इधर से तिब्बत के हिस्से में आया, तो तिब्बत के जब हिस्से में आया तो ये जो जोन्स हैं, ये जो लाल लाइन देख रहे हैं, ये मैकमोहन लाइन कहलाती है। ये किसी जमाने में, अंग्रेजों के जमाने के अंदर, भारत को बॉर्डर के आधार पर डिवाइड करने वाला सेक्शन था। डिवाइड करने वाला सेक्शन था तो हुआ क्या कि उधर से पेन से लाइन खींच दी और इस लाइन की वजह से दोनों देशों में लगभग बीच लाइन में 30 किलोमीटर का, जी हां 30 किलोमीटर का कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि कौन सी लाइन किसके कंट्रोल में है, किसके कंट्रोल में नहीं है। अब बात आती है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान क्या देना है, इंडिया का बॉर्डर यहां पर कई जगह से शेयर होता है एट प्रेजेंटली चाइना के साथ। अब ध्यान दीजिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर। भाई सभी जानते हैं भारत को आजादी मिली 1947 के अंदर, 1947 के अंदर, जिस समय में हमारे नेहरू साहब देश के प्रधानमंत्री बने। उस समय में भारत जो था ऑलरेडी जो था एक बहुत गरीबी की हालात में था, जिसे अंग्रेजों ने पूरी तरीके से निचोड़ दिया था। एक
तरफ जो भारत का डिस्प्यूट चल रहा था वो 47 से 50 तक के बीच में भारत का डिस्प्यूट चल रहा था पाकिस्तान से, जो दो तरफ से यानी बांग्लादेश वाले हिस्से से और अपने पाकिस्तान के हिस्से से तंग कर रहा था और इनके डिस्प्यूट चलते जा रहे थे। 47 में भारत आजाद हुआ और नेहरू साहब की पॉलिसी थी कि हम पड़ोसियों से अच्छे संबंध बनाएंगे। हुआ क्या कि 1947 में भारत को आजादी मिली। 1949 के अंदर चाइना जो था अपनी सिविल वॉर के अंदर जीत जाता है। चाइना की सिविल वॉर दो हिस्सों में चल रही होती है। चाइना की सिविल वॉर दो हिस्सों में चल रही होती है। चाइना की सिविल वॉर चल रही होती है, एक तो वो वाला पक्ष था जो कम्युनिस्ट के अंडर था, कम्युनिस्ट के अंडर था, और दूसरा वो था जो नेशनलिस्ट फ्रंट थे। कम्युनिस्ट फ्रंट जो था वो गया इस समय जो आज का जो चाइना है उस हिस्से में गया जिसे हम कहते हैं पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, और जो सिविल वॉर के अंदर अलग हुआ उसे कहते हैं रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो कि ताइवान वाला सेक्शन अलग हो गया। यूएन के अंदर ताइवान वाले सेक्शन को विदेशों से सहमति मिली और असली में चाइना जो था इस नेशनलिस्ट फ्रंट को मिला, पीआरओसी यानी पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना को यूएन के अंदर किसी भी प्रकार की कोई मान्यता नहीं मिली। अब नेहरू ने अच्छा पड़ोसी होते हुए इनका पक्ष रखा यूएन के सामने, पहली बार यूएन के सामने इनका पक्ष रखा, और पक्ष रखने के बाद क्या किया, इनको भी बराबर की वैल्यू दिलवाई और इनको भी कंट्री का दर्जा दिलवाया, इनको भी रिकॉग्निशन दिलवाई। जब पीआरओसी को यानी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को इन्होंने क्या किया, रिकॉग्निशन दिलवाई, तो उस परिस्थिति में चाइना के इंडिया के साथ अच्छे संबंध होने शुरू हो गए। चाइना के जब अच्छे संबंध शुरू हुए तो ये वाला जो चाइना था जो कम्युनिस्ट फ्लो के अंदर चल रहा था, चाइना के साथ अच्छे संबंध हुए इंडिया के। इस बीच में कोई पंगेबाजी नहीं थी, अभी आजादी ताजा ताजा मिली थी, दोनों के रिलेशन अच्छे थे। इंडिया में कहा जाता है कि इंडिया हमेशा अपनी उदारता की नीति की वजह से फंसा, जिस वजह से इंडिया को वीटो पावर जो थी यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, अलग अलग पावरफुल कंट्रीज की तरफ से वीटो पावर ऑफर की गई थी। वीटो पावर ऑफर की गई थी जिसके अंदर उस ताकत का इस्तेमाल करके वो कोई भी काम कर सकता था, काफी आगे बढ़ सकता था। लेकिन इंडिया ने कहा कि भाई हम तो किसी भी देश का कंट्रोल नहीं चाहेंगे और ना ही हम किसी का साथ देंगे, क्योंकि हम तो नॉन अलायंस कंट्री हैं। नॉन अलायंस कंट्री हैं, हम किसी भी तरीके से किसी दूसरे देश के साथ नहीं जुड़ेंगे, और जब जुड़ना ही नहीं है तो इस वीटो पावर का क्या करेंगे। तो चाइना की तरफ इन्होंने उसे क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, वीटो पावर को ट्रांसफर कर दी। वीटो पावर किसको ट्रांसफर कर दी, चाइना को इन्होंने ट्रांसफर कर दी। अब चाइना को इन्होंने ट्रांसफर कर दी, इधर से इन दोनों के रिलेशन जो थे स्ट्रांग होने लग गए। अब जब रिलेशन स्ट्रांग हुए दोस्तों, तो अब पॉइंट क्रिएट होने लगे दूसरे। अब ध्यान दीजिए, पॉइंट क्या क्रिएट होने लगे कि चाइना के साथ जो रिलेशन अच्छे हो रहे थे उस परिस्थिति के अंदर चाइना जो था अपनी पावर को स्ट्रांग कर रहा था और किसी भी प्रकार के किसी भी बॉर्डर डिस्प्यूट में इंडिया के साथ नहीं आना चाहता था। अब बात आगे बढ़ती है, यहां तक तो हमने बॉर्डर शेयरिंग पढ़ा। अब आ जाता है आगे चाइना का बदलता हुआ ड्रैगन वाला स्वरूप। ये वॉर से पहले का सीन है दोस्तों। हुआ क्या कि चाइना ने हजारों सालों से बॉर्डर शेयर किया, कोई दिक्कत नहीं थी। जैसे ही आजादी मिली चाइना को, इसने जो बफर स्टेट था तिब्बत वाला सेक्शन, उस पर 1950 के अंदर घुसपैठ शुरू कर दी, और घुसपैठ शुरू करने के बाद उसे अपनाना, अपने अधिकार जमाना शुरू कर दिया। अपने अधिकार को इतना बढ़ा दिया कि चाइना ने 1950 के अंदर अटैक किया तिब्बत पर, और उसका एक बड़ा हिस्सा अपने कंट्रोल में कर दिया। उस समय के अंदर जो थे दलाई लामा साहब यहाँ के पॉलिटिकल लीडर थे। पॉलिटिकल लीडर होने के साथ साथ धर्म गुरु भी थे।
ये चाहते थे कि किसी भी प्रकार से चीन का या किसी अदर कंट्री का कंट्रोल तिब्बत पर ना हो, क्योंकि वो बहुत जमाने से एक अलग ऑटोनॉमस बॉडी की तरह चल रहे थे और ऑटोनॉमस बॉडी सेमी ऑटोनॉमस बॉडी की तरह चल रहे थे और अपना रूल चला रहे थे, अपनी अलग से गवर्नमेंट शील्ड होती थी। 1950 में चाइना ने अटैक करके इस पे कंट्रोल जमाना शुरू कर दिया। अब जैसे जैसे 1950 में तिब्बत से कंट्रोल हुआ तो इंडिया का तिब्बत से कभी बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं रहा। इंडिया का बल्कि लद्दाख के रास्ते से क्या था, व्यापार के संबंध थे और लोग आना जाना करते थे, क्योंकि बीच का जो सेक्शन था वो कभी ने किसी ने भी बॉर्डर के अनुसार कभी डिसाइड किया ही नहीं था। वो भी हम आपको बताते हैं। अब इस बीच में जब चीन ने तिब्बत के अंदर घुसपैठ करी तो 47 के अंदर जो थे ट्रेड के रास्ते से एक दूसरे के क्षेत्रों में आना जाना होता था तिब्बत के अंदर, और तिब्बत से कभी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई। जब तिब्बत पर 1949 और 1950 के अंदर जैसे ही अटैक हुआ, इंडिया ने किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन ही रेज नहीं किया। इंडिया ने बल्कि आराम से एक्सेप्ट कर लिया कि भाई ये इनका आंतरिक मामला है, हमें इसमें किसी भी प्रकार का कोई पंगेबाजी नहीं करना है। इंडिया ने किसी भी प्रकार से चाइना का कंट्रोल जो तिब्बत पर था उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं उठाए। अगर चाइना से उसी समय में इंडिया अगर क्वेश्चन उठाता तो नेहरू की ये गलती काउंट हुई कि अगर ये क्वेश्चन उठाता तो उस परिस्थिति के अंदर विदेश भी कूदते मैटर के अंदर और तिब्बत पर कंट्रोल नहीं होने देते। यही एक रीजन था कि चाइना के यहां से हौसले जो थे बुलंद होने शुरू हो गए थे। अब इसमें क्या था कि तिब्बत में जो बुद्धिज्म था वो धीरे धीरे ओरिजिनेट हो रहा था, धीरे धीरे बढ़ रहा था, और दलाई लामा साहब जो थे ये क्या कर रहे थे, आगे अपनी पावर को बढ़ा रहे थे। 1959 में दलाई लामा ने पूरी ताकत से 1959 में दलाई लामा ने पूरी ताकत से यहां पर चाइनीज मिलिट्री के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन किया, विद्रोह शुरू किया। लेकिन जब विद्रोह शुरू हुआ तो इस विद्रोह को चाइनीज मिलिट्री ने बहुत बुरी तरीके से कुचल दिया। चाइनीज मिलिट्री ने 1959 के अंदर जब इसको कुचला तो यहां से दलाई लामा साहब दौड़े अपना जीवन बचाते हुए और आकर लैंड करते हैं इंडिया में। इंडिया में यहां पर असाइलम लेते हैं। चलो जी, यहां पर मुद्दा आ जाता है। इस बीच में जब चाइना और इंडिया के रिलेशन की बात चल रही थी तो दोनों ने अच्छे पड़ोसी होने की कस्में खाई थी, और उन कस्मों को बदलकर जो नाम दिया गया था, उस कस्मों को नाम दिया गया था पंचशील पैक्ट। पंचशील पैक्ट का मतलब क्या था कि दोनों ने मिलकर आपस से एक दूसरे के लिए हिंदी चीनी भाई भाई की पॉलिसी अपनाई, जिसके अंदर किसी भी प्रकार से एक दूसरे के मुद्दों में ना कूदना, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को ना बढ़ाना, लड़ाई ना करना, और ऐसी बहुत सारी कस्में खाई थी जिसके अंदर बराबरी, एक दूसरे के बेनिफिट, सभी चीजों को ध्यान में रखा गया। अब ये जो पंचशील था ये 1954 में बना और दलाई लामा साहब इंडिया में लैंड करते हैं 1959 को। अब इंडिया में जैसे ही लैंड करते हैं तो 2 से 3 सवाल क्रिएट हो जाते हैं। जब तिब्बत पर चाइना ने अटैक किया तो उसका किंगहाई नाम का एक एरिया था, इसे किंगहाई कहते हैं, ये तिब्बत का हिस्सा था जिसे चाइना ने कंट्रोल कर लिया। चलो जी, इधर बात खत्म हो गई। अब जब किंगहाई से फिर धीरे धीरे लड़ाई हुई तो चाइना का पूरा हिस्सा आ गया। अब चाइनीज गवर्नमेंट जो थी, जो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना था, उसमें 2 परिस्थितियां आ गई। 1962 जो 60 का एरिया था यानी 1959 का एरिया था, सबसे पहली गलती ये थी कि जब चाइना के जो धर्मगुरु यानी तिब्बत के धर्मगुरु को इंडिया में कंट्रोल से रिफ्यूज मिला तो इन्होंने बाकायदा उसकी डिमांड करी। चाइनीज गवर्नमेंट ने डिमांड करी कि हमें दलाई लामा हमारा वापस कर दो, हम जो मर्जी करें, ये हमारा आंतरिक मुद्दा है। नेहरू ने उस परिस्थिति में इसको स्वीकार करने से मना कर दिया। कहता है कि भाई कोई भी धर्मगुरु हमारे देश के अंदर आता है तो हम उसका विद्रोह नहीं कर सकते। चाइना को यही बात सबसे बुरी लगी, तो चाइना ने जब एनेक्सिस किया, घुसपैठ किया, जीते, तो ये मुद्दा क्रिएट हुआ। अब क्रिएट हुआ तो इस फोटो के अंदर, इस इमेज में बहुत ध्यान से देखिए, ये वाला जो लद्दाख का सेक्शन है, यहां से ये जो सेक्शन है, यहां से ना चाइना के अंदर, सॉरी, जो आज का था चाइना, पुराने टाइम का तिब्बत था, तो यहां पर जो यहां के राजा थे उन्होंने परमिशन दे रखी थी और व्यापार के लिए एक दूसरे के देशों में आने जाने के रास्ते बने हुए थे।
लोग व्यापार के रास्ते से एक दूसरे के देश में आते जाते थे, किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं था। जब अंग्रेजों की गवर्नमेंट थी तो अंग्रेजी गवर्नमेंट ने जब मैकमोहन लाइन खींची थी, उस परिस्थिति में चाइनीज ऑफिशियल को काफी बार बुलाया गया, इनवाइट किया गया इस मुद्दे को ध्यान देने के लिए, लेकिन उस परिस्थिति में चाइना ने ध्यान नहीं दिया। चाइना उस समय में ध्यान देता भी क्यों? क्योंकि वो अपनी सिविल वॉर के अंदर फंसा हुआ था। चलो जी, उधर से वो अपना एंजॉय कर रहे थे, इधर से इनकी लाइन बट गई, काम खत्म हो गया। यहां पर भी जो ये मैकमोहन लाइन थी, ये वाली लाइन खींची गई इंडिया के लिए, लेकिन तिब्बत का जो चाइना का मानना था कि ये वाला सेक्शन और अरुणाचल प्रदेश का सेक्शन ये दोनों एक ही हैं। जब दोनों एक ही हैं तो ये हमारा कंट्रोल होना चाहिए इस पर। अरुणाचल प्रदेश वाले हिस्से के अंदर किसी भी प्रकार से इंडिया का कोई कंट्रोल नहीं है। इंडिया ने क्या किया, इधर वाले हिस्से पर अपनी सेना को ताकत नहीं दी, जबकि इस वाले हिस्से पर पूरा कंट्रोल कर दिया। जब पूरा कंट्रोल किया आजादी मिलते के साथ और इस वाले हिस्से को ध्यान नहीं दिया, तो चाइना ने सबसे पहले ही घुसपैठ करी अक्साई चीन वाले हिस्से में। अब अक्साई चीन वाले हिस्से में घुसपैठ करी तो विवाद जो था, वो मुद्दा जो था, वो बॉर्डर का बनने लग गया। बॉर्डर का मुद्दा जब बना तो इसी बीच के अंदर दोस्तों हुआ क्या, इस लड़ाई के डिस्प्यूट को समझना है कि क्या हुआ कि यहां पर एक दूसरे की संप्रभुता खराब होने लग गई। अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर रीजन पर झगड़े बढ़ने लगे। अब झगड़े बढ़ने लगे, फौज के बीच में खींचातानी होने लगी, और खींचातानी होने लगी, धक्का मुक्की होने लगी, और झगड़े धीरे धीरे जाकर गवर्नमेंट की दिमाग में पहुंच गए। इसी बीच में चाइना ने 1956 के अंदर एक रोड बना ली थी, जो इनके शिंगयान शहर से लेकर पूरी तिब्बत को कवर कर रही थी और अक्साई चीन को क्रॉस करती हुई जा रही थी। ये जो ब्लू कलर की लाइन है, ये वाली लाइन जो थी, चाइना ने कंट्रोल कर ली। इस लाइन का बेनिफिट ये हुआ कि जिस समय में वॉर हुई तो इंडिया के पास वेपन्स और आर्टिलरीज नहीं थे, जबकि इस रोड से वेपन पहुंचाना बहुत आसान हो गया, फूड पहुंचाना बहुत आसान हो गया, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतना अच्छा हो गया कि आर्मी को बहुत तेजी से पहुंचाया जाने लगा। तो इस प्रकार से यहां पर जो ये रोड थी, ये कहीं ना कहीं रोड काफी सपोर्टिव रही 1962 की लड़ाई के अंदर, और इंडिया की हार में इस रोड का बहुत तगड़ा नुकसान हुआ। उस समय में इंडियन गवर्नमेंट जो थी सो रही थी। 56 में रोड बनी, 2 साल बाद इंडिया को पता चला 58 में कि अक्साई चीन के बॉर्डर को क्रॉस करते हुए इंडिया के अंदर इन्होंने रोड बना ली है। अब रोड बना ली इंडिया के अंदर, यानी ये वाले बॉर्डर के अंदर इन्होंने रोड बना ली। अब ये रोड का डिस्प्यूट जो था, बहुत पंगेबाजी थी। उस समय में अक्साई चीन इनके कंट्रोल में नहीं था। अब क्या हुआ जी, झगड़ा बढ़ा। अब बात आती है 1834 की, जब इस पूरे इतिहास को समझना है। 1834 में गुलाब सिंह पर, यानी जो राजा गुलाब सिंह जी हैं, जो लद्दाख के उस समय में राजा थे, वहां पर सिख एम्पायर जो था काफी दबाव करता था। सिख एम्पायर को 1842 के आसपास, ब्रिटिश 1846 के आसपास अंग्रेजी सरकार ने क्या किया, भगा दिया। महाराजा ने क्या किया, व्यापार के रास्ते खोल दिए सारे के सारे, और जो व्यापार के रास्ते खोले गए, जो तिब्बत के अंदर घुसने के रास्ते थे, उनसे क्या हुआ, व्यापार अच्छे से होने लगा, रोजगार बढ़ा, लोगों को पैसा मिलने लगा। जिस बीच में सरकार ने 47 के आसपास, 1947 को भारत को आजादी मिली, ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑफिशियल ने बांटते समय, बॉर्डर बनाते समय में आराम से, जब पेन से कलम से बॉर्डर बनाया जा रहा था, तो इन्होंने ऑफिशियल्स को बुलाया। उस समय में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई ध्यान नहीं दिया। ब्रिटिश ऑफिशियल ने जब ध्यान नहीं दिया तो उस हिसाब से फिर बॉर्डर बना दिया गया। 1 जुलाई 1954 को भारत के जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने स्टेट किया कि भाई अक्साई चीन जो है इंडिया में लद्दाख के रीजन में भारत के बॉर्डर के अंदर आता है, जेसन लाइन के अकॉर्डिंग। जेसन लाइन पहले खींची गई थी और मैकमोहन लाइन बाद में खींची गई थी। इस बीच के अंदर ये जो रेड कलर का जोन है, ये सेक्टर जो था, ये युद्ध के बाद डिस्प्यूटेड बॉर्डर था, जिसमें आपस में ये जो रेड कलर का सेक्शन है, ये डिस्प्यूटेड था।
डिस्प्यूटेड का मतलब चाइना इधर कहता है ये मेरा एरिया है, इंडिया कहता है ये हमारा एरिया है, क्योंकि यहां पर तो जो राजा थे हमारे गुलाब सिंह उसके कंट्रोल में काफी ज्यादा व्यापार के रास्ते खुलते थे। तो अब ये तुम्हारे हिस्से में कैसे आ गया? तिब्बत को खुद नहीं पता था कि ये सेक्शन किसका है, ये सेक्शन किसका है नहीं पता था। अब क्या हुआ कि इंडिया को समझ में जब तक आता, इंडिया ने उधर से चीन ने अपनी सड़क मजबूत करी, इधर से इंडिया ने अरुणाचल प्रदेश को कवर करना शुरू कर दिया। अरुणाचल प्रदेश इधर से कवर हुआ और इधर से अक्साई चीन, क्योंकि बहुत पहाड़ी इलाका है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, लगभग 12-13 हजार फीट ऊंचे पहाड़ है। तो उस परिस्थिति के अंदर इंडिया ने यहां पर सोचा कि ज्यादा ध्यान ना दिया जाए, क्योंकि बाकी जगहों पर कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जब दिक्कत नहीं थी तो काम चलता रहा बिना समस्या के काम चलता रहा। तो यहां पर जो चीन है इसने रोड बनाई और अपनी शक्ति को दोनों तरफ मजबूत कर दिया। इधर से 59 में डिमांड होती है दलाई लामा की, दलाई लामा को मना कर दिया जाता है। तो जो कम्युनिस्ट सरकार के जो उस समय के चेयरमैन यानी कि प्रेसिडेंट इक्विवेलेंट जो थे जाओ एनलाई इंडिया आते हैं, मीटिंग करते हैं बॉर्डर डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने की, कि भाई ताकि ये जो झगड़े बढ़ रहे हैं खत्म हो जाए। होता क्या था कि डेक्साई चीन वाले एरिया के अंदर फौज तैनात हो गई, बॉर्डर आने लगे, तो वहां पर भी आर्मी की, चाइना की भी बॉर्डर की टुकड़ी थी और इनकी भी, वो भी कभी कभी बहुत आगे खिसक जाते थे और ये भी आगे बढ़ जाते थे। तो होता क्या था, धक्का मुक्की, हल्का फुल्का लड़ाई झगड़ा, एक आध सैनिक मार दिया, कुछ इस तरीके की झगड़े चलते रहते थे। तो इस तरीके के झगड़े जब सरकार को पता चले तो वहां से स्पेशली चेयरमैन साहब आए और उन्होंने इंडिया से डिस्प्यूट को सॉल्व करने की बात करी। और क्या सॉल्व करने की बात करी? उन्होंने एक एग्रीमेंट करना चाहते थे जिससे बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व हो जाए। इसमें मात्र दो बातें थी। दो बातें क्या थी कि अक्साई चीन वाला हिस्सा जो है वो चाइना के कंट्रोल का है, जबकि जो नेफा वाला एरिया है यानी कि आपका अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है वो बेशक इंडिया अपने कंट्रोल में रख ले, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम इस तरफ नहीं बढ़ते। अब इस परिस्थिति में चाइना की जो बढ़ती हुई नीतियां थी और तिब्बत के अंदर चाइना के बदलते हुए जो व्यवहार था उससे इंडिया बहुत अच्छे से वाकिफ हो चुका था दोस्तों, और ये नहीं चाहता था कि किसी भी प्रकार से चीन पर भरोसा किया जाए। अब उन्होंने दबाव डाला कि ये वाला सेक्शन मेरा हो जाएगा जहां पर ऑलरेडी रास्ता है, और मैकमोहन लाइन के अनुसार जो कंफ्यूजन थी वो रास्ता मेरा हो जाएगा जहां पर मैंने रोड बना ली है, और बाकी सेक्शन तुम्हारा। नेहरू ने परिस्थिति को समझते हुए इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। अब प्रपोजल रिजेक्ट हुआ और रिजेक्ट होते के साथ ही अपने देश में फॉरवर्ड की पॉलिसी बना ली। ये फॉरवर्ड की जो पॉलिसी है कहीं ना कहीं ये झगड़े का कारण थी दोस्तों। फॉरवर्ड की पॉलिसी जो थी, क्योंकि दोनों तरफ कंफ्यूजन थी, सबसे पहले फॉरवर्ड पॉलिसी समझते हैं फिर कंफ्यूजन समझाएंगे। तो एम क्या था इस पॉलिसी का कि भाई हम ज्यादा से ज्यादा यहां पर मैकमोहन लाइन के अनुसार जो हमारा क्षेत्र है इंडिया के अनुसार यहां पर हम अपनी आउटपोस्ट यानी सैनिकों की छोटी छोटी टुकड़ियां बनाएंगे और यहां पर अपना कंट्रोल पूरा करेंगे ताकि चाइना ना घुसे। अब चाइना ने जो रोड बना रखी थी, चाइना की बड़ी हुई मेहनत जो थी अकॉर्डिंग टू कंडीशन इंडिया के हिस्से में आ रही थी। चाइना जो था इस पूरी की पूरी कंफर्मेशन पर नजर गड़ाए हुए था कि किस तरीके से इंडिया जो है अपनी फौज वहां पर बढ़ा रहा है। अब चाइना का सबसे बड़ा कंफ्यूजन समझ लीजिए। चाइना का कंफ्यूजन ये था कि ये बॉर्डर डिस्प्यूट के साथ में दलाई लामा का कंफ्यूजन और जो तिब्बत का कंट्रोल है, ये दोनों मुद्दों को ध्यान में रखकर बॉर्डर बढ़ाया जा रहा है कि ये तिब्बत के नाम पर इंडिया लड़ेगा, जबकि ऐसा कुछ क्लियर था नहीं। इंडिया बढ़ेगा, इंडिया अपना एक्सपेंड करेगा। अब क्या हुआ जी, अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल हिस्ट्री के अनुसार फॉरवर्ड पॉलिसी में ये सिर्फ अपनी जगह को इकट्ठा करना चाहते थे, ना कि ये चाइना में या तिब्बत के लिए लड़ना चाहते थे। लेकिन चाइना को इंडिया पर भरोसा नहीं था। सॉरी, ये नीचे वाला पैराग्राफ रिपीटेड है। तो अब क्या हुआ जी, जब आगे बढ़ रहे थे दोनों की तरफ कंफ्यूजन थी।
दोनों की तरफ कंफ्यूजन थी। फॉरवर्ड पॉलिसी के अंदर मैकमोहन लाइन के आधार पर और अक्साई चीन के आधार पर सबसे पहला चाइना की जो दमनकारी नीति और हड़पने की परिस्थिति थी उस पर ठेस पहुंची फॉरवर्ड पॉलिसी से, और इसे लागू होना था जल्द ही। लेकिन भारत के भी माली हालात इतने अच्छे नहीं थे कि किसी भी प्रकार से नीति एकदम से अप्लाई हो जाए। भारत भी धीरे धीरे बढ़ रहा था, लेकिन चाइना ने इस बीच में जैसे ही फॉरवर्ड पॉलिसी आई, चाइना ने भरकर अपनी आर्मी को तैयार कर दिया। चाइना ने अपनी आर्मी को तैयार कर दिया कि भारत यहां पर बॉर्डर स्ट्रांग करके तिब्बत में घुसने की कोशिश करेगा, कंट्रोल बढ़ाएगा, तो यहां पर किसी भी तरीके से भारत को घुसने नहीं देना है। और जब वो अपना प्रस्ताव लेकर आया था तो प्रस्ताव जो हो गया नेहरू ने खारिज कर दिया। अब बात बढ़ती है आगे, वॉर शुरू हो जाती है। वॉर शुरू होती है, झगड़ा शुरू होता है 20 अक्टूबर को शुरू होकर के 21 नवंबर, मात्र 1 महीने चलता है। 1 महीने के अंदर अंदर इतनी ताकत से चाइना लड़ता है कि भारत को समझ ही नहीं आता कि क्या किया जाए क्या नहीं। 20 अक्टूबर को झगड़ा शुरू होता है, और झगड़ा शुरू करते करते ये बॉर्डर से आगे आ जाते हैं और दोनों तरफ से अटैक करते हैं। सिक्किम वाली जगह से भी अटैक किया जाता है और अक्साई चीन वाले सेक्शन से भी। इंडियन गवर्नमेंट दोनों ही तरफ से प्रिपेयर नहीं हो पाती और इतना तेजी से ये घुसते आते हैं, इतने घुसते चले आते हैं कि भारतीय सेना को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। 4 दिन के अंदर अंदर ये तवांग, जो भारत के बॉर्डर में अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है, तवांग से लेकर आगे तक आसाम के तेजपुर, जो ब्रह्मपुत्र की नदी है, वहां तक घुस आते हैं। इतनी तेजी से पहाड़ों से उतरते उतरते आते हैं, शूट करना, जो भी दिखे मार देना, और बहुत बुरी तरीके से घुसते हैं दोनों तरफ। होता क्या है, अक्साई चीन वाले सेक्शन से ये 60 किलोमीटर आगे आ जाते हैं और यहां से ये बहुत आगे बढ़ जाते हैं, दोनों तरफ से बहुत अंदर तरीके तक बॉडी के अंदर इंडिया में घुसते चले जाते हैं। भारत को संभलने का मौका नहीं मिलता। जब इतने अंदर घुस जाते हैं, 4 दिन के अंदर अंदर जब वो चीन देख लेता है भारत की शक्ति क्षमता कितनी क्षीण है, कितनी कम है, तो क्या होता है, इधर से चीन वॉर को रोक देता है कुछ समय के लिए, और रोकने के बाद में फिर से एक क्या रखता है, एक लुल इन फाइट का मतलब होल्ड कर देता है, और फिर से भारत के सामने एक प्रस्ताव रखता है। भारत के सामने एक प्रस्ताव रखता है और इस प्रस्ताव के अंदर वही कंडीशन होती है जो भारत अगर मान जाता तो लड़ाई उसी समय खत्म हो जाती। पहला क्या था कि नेगोशिएटेड सेटलमेंट ऑफ द बॉर्डर, कहता है कि बाउंड्री पे तुम्हें वहीं तक रहना है जहां तक बताया जाए, मान जाते हो तो तुम्हें वापस नहीं, तुम्हारे से झगड़ा नहीं किया जाएगा। दूसरी तरफ जब नेगोशिएशन का नंबर आता है तो नेगोशिएशन पे बोला जाता है, जो बीच में इनसे नेगोशिएशन करवाया जाता है यूएस के और द्वारा, तो और सोवियत यूनियन जब बीच में आती है, तो उस परिस्थिति में क्या कहा जाता है कि तुम जहां तक घुस आए हो, या तुम दोनों ही जहां जहां पर मैकमोहन लाइन है, दोनों ही 20-20 किलोमीटर तक पीछे चले जाओ। चाइना कहता है कि मैं तो ऑलरेडी 60 किलोमीटर घुस चुका हूं, मैं यहां से जहां तक घुस चुका हूं, यहां से 20 किलोमीटर पीछे हटूंगा, मैं अपनी जगह वापस बॉर्डर पर नहीं जाऊंगा। इस बात पर बात खराब हो जाती है। बात खराब होने के बाद में चीन का जो कंट्रोल है वो अक्साई चीन की पूरी डिमांड करता है, कहता है तभी ये लड़ाई रोकी जाएगी, नहीं तो लड़ाई नहीं रोकी जाएगी। दोनों तरफ से इस समझौते को लटकाया जाता है, खींचा जाता है, और 14 नवंबर तक इस बात पर कोई बात नहीं आती। नेहरू जो होते हैं यूएसएसआर, अमेरिका, अलग अलग देशों से अपनी परिस्थिति बताकर, अपनी परेशानियों को बताते हुए मदद मांगते हैं। दूसरी तरफ चाइना सोचता है कि भाई इंडिया डर रहा है और हो सकता है ये मान जाए। 14 नवंबर को भारत जो है एकदम रिजेक्टेड का प्रपोजल दे देता है कि भाई आप मरे या जिए, इसके साथ नहीं खड़े होंगे चाहे जो हो जाए।
नेहरू रिजेक्ट कर देते हैं उसके प्रपोजल को और कहते हैं बॉर्डर होगा तो वही होगा जो मैकमोहन की लाइन है, नहीं तो भाई हम भी लड़के खत्म हो जाएंगे, अपनी जगह से एक पत्ता नहीं देंगे, एक पोजीशन नहीं लेंगे। लड़ाई फिर से चालू हो जाती है। 14 नवंबर को शुरू होती है लड़ाई। 14 नवंबर को चलकर लड़ाई 21 नवंबर तक चलती है और बहुत बुरी तरीके से इंडिया के डिफेंस सिस्टम को और इंडिया के आर्मी को कुचलती हुई चली जाती है। इस बीच के अंदर भारत में सबसे बड़ी गलती क्या थी कि इंडिया ने इस वॉर के दौरान ना तो अपनी नेवी का इस्तेमाल किया, ना ही एयर का इस्तेमाल किया, एयरप्लेन्स का इस्तेमाल किया, किसी भी प्रकार से इस्तेमाल नहीं किया और सिर्फ अपनी जमीनी स्तर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। अगर इंडियन आर्मी को नेवी या एयरप्लेन्स का सहारा मिल जाता और एयरप्लेन्स के द्वारा पहाड़ों पर खड़े हुए सैनिकों को फूड, आर्टिलरी यानी सामान, जो सामान है लड़ाई का, वो पर्याप्त रूप से पहुंचता जाता तो इंडिया को इतना भारी नुकसान नहीं देखना पड़ता। लेकिन परिस्थिति क्या थी उस समय में? इंडिया में नेहरू और बाकी पार्टियों का जो दबाव था, क्या कि अगर हमने नेवी का और एरोप्लेन्स का इस्तेमाल किया तो चाइना के पास हमसे बहुत भारी मात्रा में क्षमता है और वो इंडिया की शहरों पर बमबारी करनी शुरू कर देगी। अभी लड़ाई बॉर्डर तक सीमित है, बाद में लड़ाई शुरू हो जाएगी क्षेत्रों के अंदर, शहरों के अंदर। इस परिस्थिति को सोचते हुए इन्होंने कदम नहीं बढ़ाए और ये एक गलती मानी गई। अब गलती मानी गई तो परिस्थितियां हाथ से निकल रही थी। इधर लड़ाई को बढ़ाने का और बढ़िया ढंग मिल गया कि सियाचिन वाले क्षेत्र के अंदर हमारा एक ये शेर बैठा हुआ था, शेर जिसका नाम था मेजर शैतान सिंह भाटी। मेजर शैतान सिंह भाटी आर्मी की पोस्ट में रेजांगला नाम के चुशुल सेक्टर के अंदर बैठा हुआ था। 16,000 फीट की ऊंचाई समुद्र लेवल से सांस लेना मुश्किल था और मात्र दोस्तों 123 लोगों को लेकर बैठा हुआ था। इस हीरो के अटैक से जब लड़ाई यहां पहुंची 18 नवंबर को, इस बंदे ने बिना डरे, बिना सोचे समझे धड़ाधड़ गोलियां मारनी शुरू कर दी। 13,000 कैजुअल्टी कर दी। चाइना की 3,000 की फौज थी और यहां पर भारतीय सिर्फ 123 सैनिक थे। 123 सैनिकों ने धड़ाधड़ गोलियां मारी, 1300 लोगों को कैजुअल्टी में पहुंचा दिया। भतेरे मर गए, लोग डर के भागने लगे। इसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जिस पोस्ट से लड़ाई लड़ रहे थे बिना किसी तैयारी के, मात्र उसी बदन पर वही जो 2 जोड़े पहने हुए थे जिसमें इनके पास किसी प्रकार का आर्मर नहीं था, अपनी छाती को गोलियों से बचाने का साधन नहीं था, फिर भी लोगों को बूस्ट करते रहे, अलग अलग जगह पर फौज के सैनिकों को मोराल बढ़ाते रहे, उन्हें कवर करते रहे और उन्हें तैयार करते रहे। इस बीच में ये शेर घायल हो गया और घायल होने के बाद कुछ समय के लिए गायब हो गया। यहां पर यह बात बढ़ती है और ये मेजर शैतान सिंह 123 लोगों में से 114 लोग हिंदुस्तान में मरते हैं और मेजर शैतान सिंह साहब की डेड बॉडी 1 साल बाद बर्फ से निकलती है दोस्तों, बर्फ से पाई जाती है और इन्हें परमवीर चक्र से नवाजा जाता है। इस अकेले शेर की कहानी इतनी जबरदस्त थी कि इनके नाम पर पूरे हिंदुस्तान ने इन्हें ग्रैंड सैल्यूट किया था, इनकी इतना नाम हो गया था। खैर, अकेले एक व्यक्ति की वजह से लड़ाई जीती नहीं गई, लेकिन चाइनीज आर्मी को बहुत तगड़ा झटका देने वाला ये अकेला व्यक्ति बैठा हुआ था। इधर से लड़ाई बढ़ती जा रही थी और अब समस्या आ गई 20 नवंबर को। 20 नवंबर को समस्या आई। भारत ने उस समय में जो वहां के राष्ट्रपति थे उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि भाई सहायता की जाए। इधर से राष्ट्रपति ने चाइना पर दबाव दिया कि अगर लड़ाई को रोका नहीं गया तो अमेरिका ने इंडिया में अपने जो जहाज तैयार कर रखे हैं, फिर मेजर लड़ाई के लिए तैयार हो जाए और ऑफिशियल लड़ाई होगी, फिर उसके बाद तुम्हें संभलने का मौका नहीं दिया जाएगा। अमेरिका उस समय में और आज भी सबसे ताकतवर देशों में से सामने था
और अमेरिका किसी भी परिस्थिति में यूएसएसआर का डोमिनेंस बढ़ने नहीं देना चाहता था, रशिया का डोमिनेंस बढ़ने नहीं देना चाहता था, और उस समय में वैसे भी कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध का समय चल रहा था। तो अमेरिका की परिस्थिति में और जैसे ही लड़ाई में अपनी प्रेजेंस और एक्टिवनेस दिखाई, चाइना ने 20 नवंबर को सीज फायर का ऐलान कर दिया। सीज फायर का ऐलान किया, भारत को पता ही नहीं था, भारत को एक दिन बाद पता चला, और पूरा का पूरा वो क्षेत्र वापस चाइना ने, जो आपका सिक्किम अरुणाचल प्रदेश में एंट्री की थी, वो सारा एरिया चाइना ने वापस कर दिया। और अक्साई चीन के उस बॉर्डर पे जाके वहीं पर अपने बॉर्डर को तैनात कर दिया और वहां से क्लियर बोल दिया कि ये मेरा ही रहेगा, बाकी सेक्शन किसी का भी है उससे मैं पीछे नहीं हटूंगा और उसमें मैं घुसूंगा नहीं। इतना कह के सीज फायर को रोक दिया और अपनी लड़ाई को रोक दिया। लड़ाई रुक गई। अमेरिका की मदद से यूएसएसआर ने भी ऊपर से दबाव डाला, बहुत से कंट्रीज के दबाव से चाइना को पीछे हटना पड़ा। लड़ाई रुकी, नेफा से चाइना की आर्मी वापस चली गई। नेफा यानी कि वही आपका नेशन, जो आपका सेक्शन था, वहां से लड़ाई चली गई, यानी कि आर्मी वापस चली गई। जो भी नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी थी वहां से आर्मी वापस चली गई। आर्मी वापस गई और अक्साई चीन पर अपना कंट्रोल कर लिया, पूरा कब्जा लिया। और चाइना का भी एक मोटिव था, वो मोटिव पूरा हो गया। चाइना का मोटिव क्या था? चाइना का सबसे पहला मोटिव था कि भाई किसी भी तरीके से जो बॉर्डर डिस्प्यूट है इसके अंदर इंडिया हमसे पंगे ना ले, डर के बैठे, दब के रहे। तो जो पहला पॉलिसी था, जो फियर क्रिएट करना था इंडिया के दिल में, वो चाइना चाहता था और वो कहीं ना कहीं कर दिया। इसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ा जो बॉर्डर डिस्प्यूट से। बॉर्डर डिस्प्यूट्स के अंदर इंडिया और चाइना की, हालांकि बीच में कुछ और भी युद्ध हुए, लेकिन बॉर्डर डिस्प्यूट के अंदर उस समय में चाइना को यह मान लिया गया था, चाइना ने, कि बस अब इंडिया हमसे आगे नहीं बढ़ेगा। और तीसरी जो उसकी फॉरवर्ड पॉलिसी थी उसको रोकना था कि ये अपनी चेक पोस्ट ना बनवाए और मेरी आवाजाही को पंगे ना ले। तो इंडिया की फॉरवर्ड पॉलिसी को रोक दिया गया और पूरी तरीके से चाइना कामयाब हो गया और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर दोनों देशों की जो आर्मी थी तैनात हो गई। ये था चाइना का डिसीजन, और जो चाइना का डिसीजन था वो सबको मानना पड़ा क्योंकि चाइना जीत चुका था। चाइना के जीतने के कारण तो सबको समझ में आ गए, अब इंडिया के हारने के कारण समझने हैं। दोस्तों, अब सबसे पहले इंडिया के हारने के कारण समझने हैं, तो इधर ध्यान दीजिए। सबसे पहला कारण यह था कि इंडिया के पास में इन क्षेत्रों में हथियार पहुंचाने के साधन नहीं थे, कोई भी इक्विपमेंट प्रॉपर नहीं थे, और भारत ने युद्ध के लिए कभी भी इतनी बड़ी हालात में तैयारी नहीं की थी, जिस वजह से इंडिया को क्या हुआ, हारना पड़ा। दूसरा इसका सबसे बड़ा असर यह हुआ कि इंडिया की बेइज्जती हुई वो अलग पूरे विश्व के अंदर, कि एक तरफ तो इन्होंने ही, भारत के जो अपने नेहरू साहब थे, इन्होंने ही चाइना को यूएन कंट्री से रिकॉग्निशन दिलवाया था, इनकी पहचान कराई थी, इनको जानकारी करवाई थी, इनको आगे बढ़ाया था, इनको वीटो पावर दिलाया था, और पलट के चाइना ने ही भारत को डस लिया। तो इस बात का भारत पर बहुत मजाक उड़ाया गया, बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया गया। बेइज्जती हुई, मजाक हुआ, चलो कोई बात नहीं, भारत तक सेना नहीं पहुंच पाई, कोई बात नहीं। अब इसका इंपैक्ट क्या पड़ा? इंपैक्ट ये पड़ा दोस्तों, सबसे पहला इंपैक्ट ये पड़ा कि इंडिया को समझ में आ गया कि भाई पहले अकेला जो दुश्मन था वो सिर्फ क्या था, पाकिस्तान था। क्योंकि पाकिस्तान ने भी क्या किया दोस्तों, पाकिस्तान ने युद्ध के दौरान ही, जैसे ही लड़ाई चल रही थी, पाकिस्तान ने क्या किया, ट्रांस कराकोरम नाम का जो क्षेत्र था वो चीन को गिफ्ट में दे दिया, जो भारत का सेक्शन था, और यहां पर रास्ता बनाने की परमिशन दे दी। रास्ता बनाने की परमिशन दे दी तो हुआ क्या कि चाइना से पाकिस्तान की दोस्ती हो गई
और दोस्ती हुई और ये दो दुश्मन भारत के लिए सदैव खड़े हो गए। भारत के लिए दो दुश्मन खड़े हो गए और इंडिया ने अपनी आर्मी को जल, थल और वायु प्लस अपनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इतना उठाया कि इसके बाद दोबारा कभी इंडिया को बुरी तरीके से फेलियर का सामना नहीं करना पड़ा। तो इस प्रकार से ये सारा का सारा सेक्शन हमारा कवर होता है जिसमें इंडिया की हमने सारी वॉर को डिस्कस किया। आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों शेयर करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।